नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। स्वागत है अपने YouTube चैनल दीपक कुमावत LLB पर। आज हम आपको बताने वाले हैं भारत की विशेषताओं के बारे में। भारत की विशेषताएं क्या क्या कहती है, इनके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं आगे की ओर। भारतीय गणराज्य के सर्वोच्च विधान को संविधान कहा जाता है। भारतीय एक गणराज्य है जो भारत का सबसे बड़ा जो विधान है उसको संविधान कहा जाता है। संविधान को संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया। भारत का जो संविधान है संविधान सभा में उसे पेश किया गया और संविधान सभा में कब उसको पारित किया गया? 26 नवंबर 1949 को उसको पारित किया गया। इसके बाद यह है 26 जनवरी 1950 से भारत में संविधान लागू हुआ। भारत में संविधान कब लागू हुआ? भारत में संविधान 26 जनवरी 1950 से भारत में संविधान लागू हुआ था। यह दिवस यानी कि यह संविधान को एक दिवस के रूप में मनाते हैं, त्योहार के रूप में मनाते हैं। भारत में हर साल गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी कि 26 जनवरी को जो संविधान लागू हुआ था उसको एक गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1935 को भारत के संविधान का मूल आधार माना जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1935 है उसको भारत के जो संविधान है उसका मूल आधार माना गया है। भारतीय संविधान दुनिया के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। भारत का जो संविधान है यानी कि हमारा जो संविधान है, जो दुनिया का कोई भी संविधान उठा लो, कोई भी गणतांत्रिक देश हो उसमें सबसे बड़ा जो लिखित संविधान है वो है भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद है। हम आपको बताएंगे भारत के संविधान का थोड़ा सा छोटे इसमें परिचय दे देते हैं आपका, उसके बाद में भारत के संविधान की विशेषताओं के बारे में जानेंगे। भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद है। भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद है? भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद है तथा 12 अनुसूचियां हैं। भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। ये 25 भागों में विभाजित है। इन अनुसूचियों को 25 भागों में बांटा गया है। हालांकि निर्माण के समय हमारे मूल संविधान में 395 अनुच्छेद है जो कि 22 भागों में विभाजित थे और उनमें 8 अनुसूचियां थी। हमारे संविधान में भारत के संसदीय स्वरूप की विस्तृत व्यवस्था है। वह हमारा जो संविधान है, भारत का जो संविधान में उसमें जो संसद का जो स्वरूप है उसको बहुत ही विस्तृत तरीके से व्यवस्था की गई है। भारत के संविधान की संरचना संघीय है। भारत का जो संविधान की जो संरचना बनाई गई है वो एक संघीय है। भारत का संविधान या इसकी प्रस्तावना के साथ शुरू होता है। भारत का जो संविधान होता है और इसकी जो प्रस्तावना है इसके साथ ही भारत का संविधान शुरू होता है। संविधान की प्रस्तावना में इसके आदर्श, उद्देश्य और बुनियादी सिद्धांत शामिल है। संविधान की मुख्य विशेषताएं इन उद्देश्यों से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से विकसित हुई है जो प्रस्तावना से प्रभावित है। हमारे संविधान ने देश की आवश्यकता के अनुसार विश्व के अधिकांश प्रमुख संविधानों की सर्वोत्तम विशेषताओं को अपनाया है। हालांकि भारत का संविधान कई देशों से उधार लिया गया है, लेकिन फिर भी हमारे संविधान में कई प्रमुख विशेषताएं हैं जो इसे अन्य देशों के संविधान से अलग करती है। अभी हमने आपको बताया भारत के संविधान के परिचय के बारे में। अब हम जानेंगे भारत के संविधान की विशेषताएं क्या क्या है, कौन कौन सी है, उनके संपूर्ण पॉइंट्स को लेकर उनके संपूर्ण पॉइंट की जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं भारत के संविधान की विशेषताओं की ओर। भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताएं। भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है? भारत
की संविधान की पहली विशेषता है सबसे लंबा एवं लिखित संविधान है। दूसरी विशेषता क्या है? विभिन्न स्रोतों से लिया गया संविधान है, यानी कि भारत का संविधान अलग अलग देशों से, विश्व के अलग अलग देशों से लिया गया है। भारत का संविधान कैसा है? भारत का संविधान कठोर एवं लचीलेपन का मिश्रण है। यह है भारत की अपन विशेषताएं पढ़ रहे हैं। भारत की चौथे नंबर की विशेषता क्या है? संघात्मक और एकात्मक का मिश्रण है। भारत के संविधान में भारत सरकार का एक संसदीय स्वरूप है। छठी विशेषता क्या है? छठी विशेषता है संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता है। सातवीं विशेषता क्या है? कानून का शासन है इसमें। आठवीं विशेषता है एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका है। नौवीं विशेषता है मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है। 10वीं विशेषता है राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में बताया गया है। 11वीं विशेषता है मौलिक कर्तव्यों के बारे में समझाया गया है। 12वीं विशेषता है भारतीय धर्मनिरपेक्षता है। 13वीं विशेषता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के बारे में बताया गया है। चौथी विशेषता यह है कि एकल नागरिकता इसमें सम्मिलित की गई है। 15वीं जो विशेषता है इसका है स्वतंत्र निकाय। और 16वीं विशेषता है आपातकालीन प्रावधान। और 17वीं विशेषता है त्रिस्तरीय सरकार। और 18वीं विशेषता है सहकारी समितियां। अब अपन चलते हैं इन सभी को लेकर, इनके सब जो पॉइंट्स हैं उनके सब के बारे में डिटेल से जानेंगे। भारत की जो सबसे पहली विशेषता है सबसे लंबा एवं लिखित संविधान, इसकी डिटेल से हम जानेंगे। दुनिया के तमाम संविधानों को अमेरिकी संविधान की तरह लिखित या ब्रिटिश संविधान की तरह अलिखित संविधानों में वर्गीकृत किया गया है। भारत के संविधानों को दुनिया का अब तक सबसे लंबा और विस्तृत संवैधानिक दस्तावेज होने का गौरव प्राप्त है। यानी कि भारत का जो संविधान है वो सबसे लंबा है और यह विश्व के सभी देशों से और सभी देशों के निचोड़ से इसको लिया गया है। इसलिए भारत का जो संविधान है इसका जो दस्तावेज है उसको एक गौरव प्राप्त है। भारत के संविधान को एक गौरव प्राप्त है। दूसरे शब्दों में भारत का संविधान दुनिया के सभी लिखित संविधानों में से सबसे लंबा है। यानी भारत का ही एक ऐसा संविधान है जो दुनिया के सभी लिखित संविधानों में से सबसे लंबा है। कभी कोई पूछ ले कि भारत का संविधान सभी देशों में छोटा है या बड़ा है, यानी कि भारत का संविधान दुनिया के सभी लिखित संविधानों में से सबसे लंबा संविधान है। यह एक बहुत ही व्यापक और विस्तृत दस्तावेज है। भारत का संविधान बहुत ही बड़ा और बहुत ही फैला हुआ, चारों तरफ फैला हुआ है, बहुत ही विस्तृत रूप से एक दस्तावेज है। भारतीय संविधान के विशाल आकार में योगदान देने वाले कारक कौन कौन से हैं? भारत का जो संविधान बनाया गया है इसने विशाल आकार में बनाया गया है। इसमें जो योगदान देने वाले जो कारक हैं उनके बारे में हम जानेंगे। भौगोलिक कारक यानी देश की विशालता और इसकी विविधता। सबसे पहला जो कारक वो क्या है? यानी देश की विशालता। भारत देश बहुत ही बड़ा देश है। इसकी जो विधियां हैं वो बहुत ही फैली हुई है, इसलिए भारत का यह एक कारक है। ऐतिहासिक कारक, उदाहरण के लिए 1935 के भारत सरकार अधिनियम का प्रभाव। सबसे ऐतिहासिक कारक क्या है? उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि 1935 के सरकार का अधिनियम को यदि हम जानेंगे तो यह बहुत ही बड़ा है और इसी से सबसे महत्व इसी को जाता है। भारत का संविधान जो है सबसे इसी से लिया गया है। केंद्र एवं राज्य दोनों के लिए एक ही संविधान बनाया गया, यानी कि भारत का जो संविधान है केंद्र सरकार पे और राज्य सरकार पे दोनों पे लागू किया गया। भारत का संविधान है जो अलग अलग लागू नहीं किया गया। यह है केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के लिए एक ही संविधान बनाया गया है। संविधान सभा में कानूनी दिग्गजों का दबदबा है। जो भारत का जो संविधान बनाया गया है उससे जो भारत की संविधान की जो सभा होती है, संविधान सभा में जब इसे पेश किया गया तो इसमें कानूनी जो दिग्गज होते हैं, कानून के बारे में हर चीज़ के बारे में जानते हैं, कानून को लेकर उनका इसमें दबदबा है।
भारत के संविधान में न केवल शासन के मौलिक सिद्धांत है बल्कि विस्तृत प्रशासनिक प्रावधान भी है। भारत के संविधान में न्याय संगत एवं गैर न्यायिक दोनों अधिकार शामिल है। अब हम आपको बता दें कि भारत का जो संविधान है उसमें न केवल शासन के मौलिक सिद्धांत है, यानी कि न केवल शासन के मौलिक सिद्धांत है बल्कि इसमें विस्तृत रूप से प्रशासनिक प्रावधान भी है। इसमें मौलिक सिद्धांत ही नहीं है, उन जो विस्तृत प्रशासनिक प्रावधान भी शामिल किया गया है। भारत के संविधान में न्याय संगत एवं गैर न्यायिक दोनों का अधिकार शामिल किया गया है। भारतीय संविधान की दूसरी विशेषता क्या है? विभिन्न स्तरों से लिया गया संविधान, यानी इससे यह पॉइंट से ही समझ में आ रहा है कि भारत का संविधान जो है वो विभिन्न अलग अलग स्रोतों से लिया गया है। हम इसके बारे में पूर्ण डिटेल से जानते हैं। भारत के संविधान ने अपने अधिकांश प्रावधानों को विभिन्न अन्य देशों के संविधानों के साथ साथ भारत का जो संविधान है वो सबसे क्या है, अधिकांश क्या है कि जो अलग अलग जो देश है उनके संविधानों से तो लिया गया है। उसके साथ साथ क्या हुआ कि जो 1935 के भारत सरकार अधिनियम 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम है 1935 के लगभग 250 प्रावधानों को 1935 का जो प्रावधान है 1935 के जो 250 प्रावधानों को संविधान में शामिल किया गया है। मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता दूं कि भारत का जो संविधान है ये क्या है कि अलग अलग देशों से लिया गया है। इसके साथ साथ क्या है कि अलग अलग देशों से लिया गया है 1935 का जो 1935 सरकार अधिनियम है 1935, इसमें से कम 250 यानी कि 250 प्रावधानों को भारत के संविधान में सम्मिलित किया गया है। यह उधार लिया गया है, यानी कि अपन कह भी सकते हैं कि इसमें से उधार लिया गया है। डॉक्टर भीमराव जो अंबेडकर है, इनके जो जनक इनको माना जाता है भारत के संविधान के लिए, उन्होंने कहा है कि भारत के संविधान को दुनिया के सभी ज्ञात संविधानों का निचोड़ करने के बाद ही तैयार किया गया है। यानी कि जो भारत का जो संविधान है वो विश्व के अलग अलग देश के जो संविधान है उन सब का एक निचोड़ करके उन सबको पढ़ के उनके सबके बारे में जानकारी लेके उसके बाद में ही भारत का संविधान बनाया गया है और तैयार किया गया है। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने गर्व से कहा है कि भारत का संविधान दुनिया के सभी ज्ञात संविधानों के निचोड़ करने के बाद ही तैयार किया है। संविधान का संरचनात्मक हिस्सा काफ़ी हद तक भारत का जो संविधान की जो संरचना की गई, इसको जो बनाया गया है उसमें ज़्यादातर 1935 जो कि भारत सरकार अधिनियम से लिया गया है। अभी हमने बताया कि 250 प्रावधान भारत के संविधान में शामिल किए गए हैं, इसीलिए हमने बताया है कि भारत की जो संरचना है वो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें हिस्सा किसका है, भारत 1935 के भारत सरकार अधिनियम से इसको लिया गया है। संविधान का दार्शनिक हिस्सा यानी कि मौलिक अधिकार और राज्य नीति के निर्देशन सिद्धांत क्रमशः है अमेरिकी और आयरिश संविधानों से प्रेरित है। भारत का जो दार्शनिक हिस्सा है यानी कि जो मौलिक अधिकार है और राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत है वो कहाँ से प्रेरित है, अमेरिकी और आयरिश संविधानों से। अमेरिकी और जो आयरिश संविधान है उनसे ही भारत के संविधान के मौलिक और राजनीतिक नीति के निर्देशक सिद्धांत प्रेरित है। संविधान का राजनीतिक हिस्सा, भारत के संविधान का जो राजनीतिक हिस्सा है यानी कि कैबिनेट सरकार का सिद्धांत और कार्यपालिका और विधायक के बीच का संबंध। मैंने क्या बताया, कैबिनेट सरकार का सिद्धांत, कार्यपालिका
और विधायक के बीच का जो संबंध है वो काफ़ी हद तक ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। इससे पहले क्या बताया मैंने, मौलिक अधिकार और राजनीति कहाँ से ली, किससे प्रेरित है, अमेरिकी और आयरिशी से। और भारत संविधान का जो राजनीतिक हिस्सा या जो राजनीतिक जो हिस्सा है, राजनीतिक समझते हैं, पॉलिटिक्स का जो हिस्सा है वो कैबिनेट सरकार का सिद्धांत, कार्यपालिका और विधायक के बीच का जो संबंध है वो काफ़ी हद तक ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। अभी भारत के संविधान का तीसरा विशेषता क्या है, भारत के संविधान की तीसरा विशेषता है कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण। इसी पॉइंट से समझ में आ रहा है कि भारत का संविधान है वो बहुत ही कठोर है, इसके साथ साथ बहुत ही लचीलापन है। अब इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। भारत संविधान को कठोर और लचीले में वर्गीकृत किया गया है, यानी कि भारत का जो संविधान है उसको कठोरता और लचीलेपन के मेल का एक अनूठा उदाहरण है। इसलिए हम बता दें कि किसी भी संविधान को उसकी संशोधन प्रक्रिया के आधार पर कठोर या लचीला कहा जा सकता है। यह एक कठोर संविधान वह है जिसके संशोधन के लिए विशेष प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है। यानी कि भारत का जो संविधान है, भारत का जो ये संविधान है इसलिए कठोर बताया गया है। कठोर क्यों बताया है कि इसको बहुत ही प्रक्रियाओं से गुजर के जाना पड़ता है। बहुत ही प्रक्रियाओं से गुजर के जाने के बाद ही भारत के संविधान को बनाया गया है। अब इसको लचीलापन भी कहा गया है। कहा गया इसमें जिसके संग विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता होती है, यानी कि भारत के संविधान के संशोधन के लिए, यानी इसमें कुछ अपने को चेंजेस करने हैं, बदलाव करने हैं, तो इसलिए कठोर बताया गया है कि क्योंकि इसके में बहुत सी प्रक्रियाओं से गुजर के जाना पड़ता है, इसलिए इसको कठोर बताया गया है। उदाहरण के लिए अमेरिकी संविधान, यह एक लचीला संविधान वह है जिसके सामान्य कानूनों की तरह संशोधित किया जा सकता है। उदाहरण ब्रिटिश संविधान। भारतीय संविधान संशोधन की प्रकृति के आधार पर सरल से लेकर सबसे कठिन प्रक्रियाओं तक 3 प्रकार से संशोधन प्रदान करता है। यानी कि भारत का संविधान कठोर तो है ही, यानी कि कठोर आपने समझा कि इसको बहुत ही प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। इसके साथ साथ लचीलापन भी है। लचीलापन है इसलिए है कि इसमें इस प्रकार से संविधान को बनाया जाता है कि बाद में यदि कोई संशोधन करना पड़े तो अपन उसको संशोधित जल्दी से जल्द कर सकते हैं। भारत का संविधान का चौथा विशेषता क्या है? भारत के संविधान के चौथे नंबर की विशेषता है संघात्मकता और एकात्मकता का मिश्रण। इसके पॉइंट से ही समझ में आ रहा है कि भारत की जो चौथी विशेषता है इसमें संघ का एक शब्द यूज किया है और एक है एकात्मकता का, अर्थात भारत का संविधान सरकार की एक संघीय प्रणाली स्थापित करता है। भारत का जो संविधान है और जो सरकार की एक संघीय प्रणाली होती है उसको स्थापित करता है। इसमें एक संघ की सभी सामान्य विशेषताएं शामिल की गई है, जैसे 2 सरकारें, शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की कठोरता, स्वतंत्र न्यायपालिका, द्विसंसदीयता। हालांकि भारतीय संविधान में बड़ी संख्या में एकात्मक और गैर संघीय विशेषताएं भी शामिल है, जैसे कि एक मजबूत केंद्र, एकल संविधान, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति, अखिल भारतीय सेवाएं और एकीकृत न्यायपालिका आदि। इसके अलावा संविधान में कहीं भी फेडरेशन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में बताया गया है कि भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है, जिसका तात्पर्य 2 चीज़ों से होता है। पहला क्या होता है कि भारत संघ राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं है। भारतीय जो संघ है वह राज्य के जो समझौते हैं उनका परिणाम नहीं है। किसी भी राज्य को संघ से अलग अलग होने का अधिकार नहीं है। इसलिए कैसिवेहर द्वारा भारतीय संविधान को विभिन्न प्रकार से
रूप में संघीय लेकिन भावना से एकात्मक अर्थात संघीय के रूप में वर्णित किया गया है। अभी हमने 4 पॉइंटों के बारे में जाना। हमने अभी जाना भारत की 4 विशेषताएं तो जान ली है। भारत की 4 विशेषताएं जो मैंने बताई है, भारत की 4 विशेषताएं हैं। भारत का जो संविधान है वो बहुत ही बड़ा है, बहुत ही विस्तृत रूप से लिया गया है। दूसरी है कि भारत का जो संविधान है वो बहुत ही कठोर है और उसमें लचीलापन भी है। भारत की जो तीसरी विशेषता मैंने बताई वो है भारत का जो संविधान है वो भी विभिन्न अलग अलग स्रोतों से लिया गया है। भारत की जो चौथी विशेषता है वो यह है कि भारतीय एक संघीय स्वरूप और एकात्मक का दोनों का मिश्रण है। अब हम जानेंगे 5वें से लेके 13 नंबर तक की विशेषताएं। तो चलिए चलते हैं आगे की विशेषताओं की ओर। सरकार का संसदीय स्वरूप। भारत के संविधान की जो 5वीं विशेषता है वो क्या है? सरकार का संसदीय स्वरूप, यानी कि भारत के संविधान ने सरकार की अमेरिकी राष्ट्रपति प्रणाली के बजाय सरकार की ब्रिटिश संसदीय प्रणाली को चुना है। यानी भारत का जो संसदीय स्वरूप कैसा बना है, किससे बना है? भारत का संसदीय स्वरूप है वो भारत अमेरिका के राष्ट्रपति प्रणाली को छोड़ के उन्होंने क्या किया कि ब्रिटिश संसदीय प्रणाली को चुना गया है। संसदीय प्रणाली विधायी और कार्यकारी अंगों के बीच सहयोग और समन्वय के सिद्धांत पर आधारित है। भारत के संविधान की जो प्रणाली है वो विधायी कार्यकारी अंगों के बीच सहयोग एवं समन्वय के सिद्धांत पर आधारित है, जबकि राष्ट्रपति प्रणाली 2 अंगों के बीच शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है। भारत की संसदीय प्रणाली को जिम्मेदार सरकार और कैबिनेट सरकार के वेस्टमिंस्टर मॉडल के रूप में भी जाना जाता है। भारत के जो संसदीय प्रणाली को जिम्मेदार सरकार, भारतीय संसदीय प्रणाली को जिम्मेदार सरकार और कैबिनेट सरकार के वेस्टमिंस्टर मॉडल के रूप में भी जाना जाता है। संविधान में न केवल केंद्र में बल्कि राज्य में भी संसदीय प्रणाली की स्थापना करता है। न संविधान जो है, भारत का जो संविधान है न केवल केंद्र में, यह केंद्र में ही नहीं बल्कि राज्य में भी संसदीय प्रणाली स्थापित करता है। संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री की भूमिका है। भारत की जो संसदीय प्रणाली है उसमें किसकी भूमिका है? प्रधानमंत्री की, और इसीलिए इसे प्रधानमंत्री स्तरीय सरकार कहा जाता है। जो भारत सरकार की संसदीय स्वरूप विशेषता है, 5वीं विशेषता है, इसलिए अपनी जो इतनी डिटेल के बारे में जाना उसमें यह निष्कर्ष निकलता है कि इसे प्रधानमंत्री स्तरीय सरकार भी कहा जाता है। भारत के संविधान की 5वीं जो विशेषता है, भारत के संविधान संसद की जो विशेषता है उनको थोड़ा सा डिटेल के बारे में जानेंगे। यानी कि जो संसदीय सरकार है उसकी विशेषताएं क्या क्या है। ये 5वीं विशेषता ही है जो जिसमें अपन ने संसदीय सरकार के बारे में जाना, तो उनकी विशेषताएं क्या क्या है। भारत में संसदीय सरकार की विशेषताएं इस प्रकार है। बहुमत दल का शासन है, कार्यपालिका का विधायिका के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व है, विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता है, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का नेतृत्व शामिल है, निचले सदन यानी कि लोकसभा और विधानसभा का विघटन है। भारतीय संसद ब्रिटिश संसद की तरह एक संप्रभु निकाय नहीं है। भारत की संसदीय सरकार के निर्वाचित राष्ट्रपति संवैधानिक मुखिया होता है। अब हम जानेंगे भारतीय संविधान की 6 नंबर की विशेषता के बारे में। 6 नंबर की विशेषता क्या है? संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता। भारत की संसद की संप्रभुता का सिद्धांत
ब्रिटिश संसद से लिया गया है। भारत के जो संसद की जो विशेषता है वो किससे ली गई है? संप्रभुता का सिद्धांत किससे लिया गया है? ब्रिटिश संसद से लिया गया है। जबकि न्यायिक सर्वोच्चता का जो सिद्धांत है, भारत के संविधान में जो न्यायिक सर्वोच्चता का सिद्धांत है वो कहाँ से लिया गया है? अमेरिकी सुप्रीम से लिया गया है। कभी कोई क्वेश्चन आ जाए कि भारत के संविधान की जो न्यायिक सर्वोच्चता का जो सिद्धांत है वो कहाँ से लिया गया है? अमेरिकी सुप्रीम से लिया गया है। और भारत के संप्रभुता का जो सिद्धांत है वो कहाँ से लिया गया है? वो ब्रिटिश संसद से लिया गया है। भारतीय संसद प्रणाली ब्रिटिश प्रणाली से भिन्न है। भारत के संसद की जो प्रणाली है, भारत के जो संसद की जो प्रणाली है वो जो ब्रिटिश की जो प्रणाली है उससे बहुत ही अलग है, यानी कि भिन्न है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिका यानी कि न्यायिक समीक्षा शक्ति का दायरा अमेरिका की तुलना में संकीर्ण है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अमेरिकी संविधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित है। ये इसलिए कि अमेरिका का जो संविधान है भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में, भारत का जो संविधान का जो अनुच्छेद है 21 नंबर का, उसमें क्या शामिल है? भारतीय संविधान के अमेरिका संविधान निहित कानून द्वारा प्रतिस्थापित यानी कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के खिलाफ कानून की उचित प्रक्रिया प्रदान करता है। इसलिए भारतीय संविधान के निर्माताओं ने संसदीय संप्रभुता के ब्रिटिश सिद्धांत और न्यायिक सर्वोच्च के अमेरिकी सिद्धांत के बीच एक उचित समायोजन को प्राथमिकता दी है। सर्वोच्च न्यायालय अपनी न्यायिक समीक्षा की शक्ति के माध्यम से संसदीय कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। भारत का जो संविधान है वो क्या किया है? सर्वोच्च न्यायालय जो अपनी न्यायिक समीक्षा की जो शक्ति होती है उसके माध्यम से क्या किया? जो संसद के जो कानून है, संसद को कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर सकता है। यानी कि न्यायिक समीक्षा की शक्ति के माध्यम से संसदीय कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर सकता है। संसद अपनी संवैधानिक शक्ति के माध्यम संसद अपनी जो संवैधानिक जो शक्तियाँ होती है, संविधान के अनुरूप जो शक्तियाँ होती है उनके माध्यम से संविधान के अधिकांश भागों को क्या कर सकती है? वह संशोधन कर सकती है, यानी कि उनमें बदलाव कर सकती है। 7वें नंबर की विशेषता क्या कहती है? भारत के संविधान के 7वें नंबर की विशेषता है कानून का शासन। कानून का शासन कैसा है? भारतीय संविधान में भारत में लोग कानून द्वारा शासित होते हैं, वह किसी व्यक्ति द्वारा नहीं। भारत में जो लोग कानून के द्वारा ही शासित होते हैं, किसी व्यक्ति द्वारा नहीं। यानी कि बुनियादी सत्यवाद की कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। भारत के संविधान में यह बताया गया है कि भारत का जो संविधान में व्यक्ति है, जो यहाँ पे जो रहता है वो कानून से ऊपर नहीं है, वह कानून के नीचे या कानून के दायरे में रहकर ही रह सकता है, उसमें शासित हो सकता है। लोकतंत्र के लिए कानून व्यवस्था बहुत ही महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए कानून की जो व्यवस्था है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका अधिक स्पष्ट अर्थ यह है कि लोकतंत्र में कानून संप्रभु है। अंतिम विश्लेषण में कानून के शासन का अर्थ आम आदमी के सामूहिक ज्ञान की संप्रभुता है। इस महत्वपूर्ण अर्थ के अलावा कानून का शासन कुछ और चीज़ों का मतलब है, जैसे
यहाँ मनमानी की कोई गुंजाइश नहीं है, यानी कि कानून नियम के अनुसार ही चलना होगा। कोई भी मनमानी नहीं कर सकता। प्रत्येक व्यक्ति के कुछ मौलिक अधिकार प्राप्त है, यानी कि भारत का जो संविधान में उसमें व्यक्ति को कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं। उच्चतम न्यायपालिका के पास कानून की पवित्रता को बनाए रखने का अधिकार है। भारत की जो उच्चतम न्यायपालिका है उसके पास क्या है? उसके पास कानून की जो शासन प्रक्रिया है, जो कानून को बनाए रखना है, उसकी पवित्रता को बनाए रखने का उसके पास अधिकार है। भारत के संविधान ने इस सिद्धांत को भाग 3 में शामिल किया गया है और अनुच्छेद 14 को अर्थ प्रदान करने के लिए सभी कानून के समक्ष समान है और सभी कानूनों की समान सुरक्षा का अधिकार है। भारत का जो कानून है उसमें समान सुरक्षा का अधिकार है। लोक अदालतों का प्रचार और सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जनहित याचिका प्रावधान है। साथ ही देश के आज के कानून के अनुसार कोई भी वाद पीठासीन न्यायिक प्राधिकरण से अपील कर सकता है कि वह स्वयं मामले में बहस करे और न्यायपालिका की मदद से कानूनी सहायता प्राप्त करे। भारत के संविधान के जो 8वें नंबर की विशेषता है वो यह है कि एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका इसमें शामिल है। भारत में एकीकृत न्यायपालिका है, साथ ही न्याय प्रणाली है। साथ ही भारतीय संविधान कार्यपालिका और विधायक के प्रभाव से मुक्त होने के साथ भारतीय न्यायपालिका को समक्ष करके स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना करता है। क्या करता है? भारत का जो संविधान है वो कार्यपालिका और विधायिका के प्रभाव से मुक्त होने के साथ ही, यानी कि उससे मुक्त होने के साथ क्या करता है? भारतीय न्यायपालिका को, भारत की जो न्यायपालिका है उसको सक्षम करके स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना करता है। सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक प्रणाली के शीर्ष न्यायालय के रूप में काम करता है। सर्वोच्च जो न्यायालय होता है वो जो न्यायपालिका के जो शीर्ष होते हैं, न्यायिक प्रणाली का जो शीर्ष होता है तो उसके न्यायालय के रूप में कार्य करता है। सर्वोच्च न्यायालय के नीचे राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय है। भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके जो नीचे राज्य स्तर है उस पर क्या करता है? उच्च न्यायालय है। भारत के जो नीचे जो स्तर है उसके ऊपर कौन है? उच्च न्यायालय है। एक उच्च न्यायालय के तहत अधीनस्थ न्यायालयों का एक पदानुक्रम होता है जो कि जिला अदालतें हैं और अन्य निचली अदालतों के रूप में काम करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय एक संघीय अदालत है। भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो क्या है? संघीय अदालत है। यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों का गारंटर है और संविधानों का संरक्षक है। भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो क्या करता है? नागरिकों को मौलिक अधिकारों के बारे में संपूर्ण जाता है, यानी कि अधिकार उसमें शामिल किए गए हैं। भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय उसमें क्या करता है? नागरिकों को मौलिक अधिकारों के रूप में सुरक्षा करता है और भारत के संविधान का सुरक्षा करता है सर्वोच्च न्यायालय। इसलिए संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न प्रावधान किए गए हैं। भारत का 9वीं विशेषताएं क्या है? यानी कि मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान का भाग 3 सभी नागरिकों को 6 मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है। भारत का जो संविधान है वो क्या करता है? भारत का जो संविधान का भाग 3 है वो क्या करता है? भारत देश के जो नागरिक है जिनको भारतीय नागरिकता है उसको 6 मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है। भारतीय संविधान मौलिक जो अधिकार है
वो क्या है, भारत के संविधान की जो विशेषता है उसकी उनमें बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता रखती है। मौलिक अधिकार बहुत ही विशेषता रखती है। संविधान में मूल सिद्धांत है, भारत के संविधान में मूल सिद्धांत है कि प्रत्येक व्यक्ति एक मनुष्य के रूप में कुछ अधिकारों का हकदार है। भारत का जो मौलिक अधिकार है उसमें यह बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति मनुष्य के रूप में है, उनके कुछ अधिकारों को हकदार दिया गया है, उनके कुछ अधिकार दिए गए हैं। ऐसे अधिकारों का उपयोग करके वो किसी बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक की इच्छा पर निर्भर नहीं करता है। ऐसे अधिकारों का उपभोग किसी बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक की इच्छा पर निर्भर नहीं करता है। किसी भी बहुसंख्यक को इन अधिकारों को निरस्त करने का अधिकार नहीं है। जो मौलिक जो अधिकार दिए गए हैं मनुष्य के, उसमें कोई भी बहुसंख्यक को इन अधिकारों को, जो मौलिक के अधिकार है मनुष्य को जो दिए गए हैं, भारतीय नागरिक को दिए गए, उनको निरस्त यानी कि उनको ख़त्म करने या उनको गलत साबित करने का अधिकार किसी को नहीं है। मौलिक अधिकार भारत में राजनीति लोकतंत्र के विचार को बढ़ावा देने के लिए है। भारत में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं वो भारत में राजनीतिक जो लोकतंत्र है उसके विचारों को बढ़ावा देने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वे कार्यपालिका की निरंकुशता और विधायिका के मनमाने कानूनों की सीमाओं के स्वरूप में कार्य करते हैं। मौलिक अधिकार प्रकृति में न्याय संगत है, अर्थात उनको कोई छीन नहीं सकता है। भारत के संविधान में क्या क्या है, जो मौलिक जो अधिकार है और प्रकृति में न्याय संगत है, अर्थात उनको कोई छीन नहीं सकता है। 10वें नंबर की विशेषता क्या कहती है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान की एक नवीन विशेषता है। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, संविधान के जनक है, वो क्या कहते हैं कि भारतीय संविधान की एक यह नवीन विशेषता है। कौन सी? राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांत क्या नवीन विशेषताएं बताई गई है। इनका समायोजन संविधान के भाग 4 में किया गया है। भारत का इसकी जो समायोजन किया गया है, जो संविधान है उसके 4थे भाग में इसका समायोजन किया गया है। लोगों को सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करने के लिए नीति निर्देशक सिद्धांतों को हमारे संविधान में शामिल किया गया था। जो भारत में जो लोग रहते हैं उनके समाज को और आर्थिक न्याय प्रदान करने के लिए क्या किया गया, नीति निर्देशक जो सिद्धांत है उसको हमारे सिद्धांत में शामिल किया गया है, यानी उसमें समायोजन किया गया है। निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य, निर्देशक जो सिद्धांत है उनका उद्देश्य क्या कहता है, भारत में एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। जो ये सिद्धांत है, नीति निर्देशक जो सिद्धांत है उसका सिद्धांत क्या कहता है, उसका उद्देश्य कहता है कि भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, जहां कुछ लोगों के हाथ में धन का संकेंद्र नहीं हो सकेगा। जहां जो कुछ लोग हैं उनके हाथों में धन का संकेंद्र नहीं हो सकेगा। वे प्रकृति में न्यायोचित है। मिनर्वा मिल्स मामले 1980 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भारतीय संविधान की स्थापना मौलिक अधिकारों और निर्देशक सिद्धांतों के बीच संतुलन के आधार पर ही की गई है। अब भारत के मौलिक कर्तव्य क्या क्या है, मौलिक अधिकारों में बारे में पढ़ने जाना। अब भारत के संविधान के जो मौलिक कर्तव्य है उनकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे, यानी कि जो 11वें नंबर की विशेषता बताई गई है मौलिक कर्तव्य, वो भारत की एक विशेषता है। मूल संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। भारत का जो मूल संविधान था उसमें नागरिकों के जो मौलिक कर्तव्य है उनके कर्तव्य के बारे में प्रावधान नहीं किया गया था। तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 के 42वें
संशोधन अधिनियम द्वारा मौलिक कर्तव्यों को हमारे संविधान में जोड़ा गया। जो भारत संविधान में एक सभा प्रस्तुत हुई, एक सभा की गई जिसमें स्वर्णित सिंह सहमति की सिफारिश करने पर, यानी कि 1976 के 42वें संशोधन, यानी कि 1976 में जब 42वां बार उसमें संशोधन किया गया, तो संशोधन अधिनियम द्वारा मौलिक कर्तव्यों को हमारे संविधान से जोड़ा गया था। यह भारत के सभी नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्यों की एक सूची देता है। बाद में 2002 के 86वें 2002 में भी जब इसका संशोधन किया गया 86वीं बार, तो उस संविधान में अधिनियम में एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। अधिकार लोगों को गारंटी के रूप में दिए जाते हैं, जबकि कर्तव्य ऐसे दायित्व है जिन्हें पूरा करने की अपेक्षा नागरिकों से की जाती है। भारत का जो संविधान है, भारत का जो संविधान क्या कहता है कि हम आपको यानी कर्तव्य ऐसे हैं, यानी हम आपको कर्तव्य करने ही होंगे। यदि आप कर्तव्य नहीं करते हैं तो आप अलग जा रहे हैं। भारत का संविधान क्या कहता है? भारत जबकि कर्तव्य, भारत का संविधान है वो उनको जो अधिकार दिए गए हैं उनमें ये गारंटी देता है कि हम आपको ये गारंटी दे रहे हैं। जबकि कर्तव्य है वो ऐसे हैं कि इन्हें कब पूरा किया जा सकता है? जब इनकी अपेक्षा किससे की जाती है? नागरिकों से, यानी कि नागरिकों को ही इसके अनुसार चलना होगा। यह नागरिक का दायित्व है, कर्तव्य है कि वो भारत के संविधान के अनुसार चले। और भारत का संविधान लोगों को अधिकार के रूप में गारंटी देता है कि हम आपके ये अधिकार दे रहे हैं, ये आपकी गारंटी है। हालांकि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की तरह कर्तव्य भी प्रकृति में न्यायोचित, जिनका उल्लंघन या अनुपालना न होने पर कोई कानून कार्यवाही नहीं हो सकती है। संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्यों के बारे में उल्लेख किया गया है। अब भारत में जो कर्तव्य है उनके थोड़े डिटेल में जान ले। भारत के नागरिकों के मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं? भारत के साल 1976 में भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। उन्हें पूर्व सोवियत संघ के संविधान के मौलिक कर्तव्यों से लिया गया था। मौलिक कर्तव्य की संरचना सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर की गई। यानी किसके आधार पर की गई? जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी उनकी सिफारिश के आधार पर ही भारत के नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों के बारे में 42वें संशोधन में 1976 में भारतीय संविधान में 42वें संविधान के संशोधन में इसके लिए सिफारिश की गई थी। भारत के नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की संख्या पहले 10 थी, लेकिन बाद में संवैधानिक संशोधन द्वारा इनकी संख्या 11 कर दी गई। भारतीय नागरिकों के 11 मौलिक कर्तव्य कौन कौन सी है? समस्त भारतीय नागरिकों को संविधान का आदर सम्मान करना होगा। उनको कर्तव्य क्या बताया गया? भारत में जो नागरिक होते हैं उनको बताया गया कि आपको संविधान का आदर और सम्मान करना होगा, साथ ही उसके सर्वमान्य मानकर उसका पालन करना होगा। तिरंगा व राष्ट्रगान का आदर सम्मान करना होगा। यानी कि जो भारत का जो संविधान बनाया गया उस समय एक तिरंगा बनाया गया और एक राष्ट्रगान बनाया गया, जिसमें यह कहा गया है उनका आदर सम्मान करना होगा। जिन महापुरुषों ने, यानी कि भारत के संविधान में जिन महापुरुषों ने, यानी कि जिन्होंने अपने को आज़ादी दिलाई, भारतीय देश को जिन्होंने आज़ादी दिलाई, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जिन्होंने अपना बलिदान दिया, भारत के संग्राम में जिन्होंने अपना बलिदान दिया, जिन्होंने आज़ादी दिलाई, उनका आदर और सम्मान करना होगा। इसमें तीसरा कर्तव्य क्या है? राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करनी होगी। उसका आदर एवं गौरवपूर्ण सम्मान करना होगा। चौथा कर्तव्य क्या है? नागरिकों का कर्तव्य बता रहा हूँ मैं आपको। राष्ट्र की विचारधारा और राष्ट्र के आदर्श
मूल्यों की रक्षा करनी होगी। भारतीय संस्कृति का संरक्षण कर उसे बढ़ावा देना होगा। नागरिकों को एक समान आदर और सम्मान देना और उनके अधिकारों का सम्मान करना होगा। प्राकृतिक संपदा का संरक्षण करना होगा, उसकी वृद्धि के लिए प्रयत्न करने होंगे। वैज्ञानिक मानदंडों को अपनाना और राष्ट्र के विकास के लिए ज्ञान क्षेत्र में वृद्धि करना होगा। हमने ये 8 कर्तव्य के बारे में जाने हैं, आगे के बारे में और जान रहे हैं। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना व उसे हानि नहीं पहुंचाना। राष्ट्र के विकास हेतु सामाजिक कार्यों में अपना योगदान देना होगा। माता पिता द्वारा अपने बच्चों को प्राथमिक निःशुल्क शिक्षा 6 से 14 वर्ष तक प्रदान करवाना होगा। भारतीय संविधान के 12 नंबर की विशेषता क्या कहती है? भारतीय संविधान की 12 नंबर की विशेषता कहती है कि भारत का संविधान एक धर्मनिरपेक्ष संविधान है, इसलिए यह भारतीय राज्य के आधिकारिक धर्म के रूप में किसी विशेष धर्म का समर्थन नहीं करता है। भारत के संविधान द्वारा विचारित एक धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र की विशिष्ट विशेषताएं हैं, यानी कि राज्य स्वयं को किसी धर्म के साथ नहीं जोड़ेगा। कोई भी राज्य स्वयं को किसी धर्म के साथ नहीं जोड़ेगा और उसके द्वारा नियंत्रित नहीं करेगा, जबकि राज्य हर किसी को किसी भी धर्म का पालन करने के अधिकार की गारंटी देता है। जो राज्य होता है वो क्या होता है? हर किसी को भी किसी भी धर्म का पालन करने के अधिकार की गारंटी देता है। कोई भी किसी भी धर्म से रह सकता है, किसी भी धर्म से कर सकता है, कोई भी उसमें विरोध नहीं करेगा। जिसमें एक विरोधी या नास्तिक होने का अधिकार भी शामिल है, उनमें से किसी को भी विशेष दर्जा नहीं देगा। राज्य द्वारा किसी भी व्यक्ति के खिलाफ उसके धर्म आस्था के आधार पर कोई भेदभाव नहीं दिखाया जाएगा। राज्य के द्वारा क्या किया जाएगा? जो भारत के जो नागरिक होता है किसी भी व्यक्ति के खिलाफ उसके धर्म आस्था, उसके मन की जो आस्थाएं होती है, उनके आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसी भी सामान्य शर्त के अधीन राज्य के अधीन किसी भी कार्यालय में प्रवेश करने का प्रत्येक नागरिक का अधिकार है, अन्य नागरिकों के समान होगा। राजनीतिक समानता किसी भी भारतीय नागरिक को सर्वोच्च पद पाने का अधिकार देती है। राजनीतिक समानता क्या होती है? किसी भी भारत का जो नागरिक है उसको सर्वोच्च पद, सबसे ऊंचा पद पाने का अधिकार देती है। इस अवधारणा का उद्देश्य एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना है। इसका मतलब यह नहीं है कि भारत राज्य धर्म का विरोधी है। इसका मतलब यह नहीं है कि भारत राज्य धर्म का विरोधी है। धर्मनिरपेक्षता पश्चिमी अवधारणा धर्म और राज्य के बीच पूर्ण अलगाव को दर्शाती है, यानी अर्थात धर्मनिरपेक्षता की नकारात्मक अवधारणा, लेकिन भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्षता की सकारात्मक अवधारणा का प्रतीक है, नकारात्मक अवधारणा का प्रतीक नहीं है। यह है धर्मनिरपेक्षता है वो सकारात्मक है, यानी सभी धर्मों को सम्मान देना होगा। भारत में जो जितने भी धर्म हैं उनको सबको सम्मान देना होगा। सभी धर्मों की समान रूप से सुरक्षा करनी होगी। इसके अलावा संविधान में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की पुरानी व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया गया है। हालांकि यह अनुसूचियां जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए सीटों के अस्थायी आरक्षण का प्रावधान करता है। 13 नंबर की विशेषता क्या कहती है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यानी कि सबको समान रूप से वोट देने का अधिकार है। यह भारत की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या कहती है? भारतीय लोकतंत्र एक व्यक्ति एक मत, यानी कि कोई भी व्यक्ति होगा वो एक मत देने का अधिकार पर कार्य करता है। एक व्यक्ति एक मत देगा। भारत का प्रत्येक नागरिक जो 18 वर्ष जिसने भारत में रहने वाले या जिसको भारत की नागरिकता प्राप्त है और वो 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का है, जाति, लिंग, नस्ल, धर्म, स्थिति के बावजूद
चुनाव में वोट देने का अधिकार है। उसको सिर्फ 18 वर्ष का ऊपर का होना ज़रूरी है। उसमें जाति, लिंग, नस्ल, धर्म स्थिति के बावजूद इनको नहीं देखा जाएगा और वो चुनाव में वोट देने का अधिकार रखेगा। भारतीय संविधान सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की पद्धति के माध्यम से में राजनीतिक समानता स्थापित करता है। भारत के 14 नंबर की विशेषता क्या कहती है? भारत के 14 नंबर की विशेषता कहती है यह एक संघीय राज्य में आम तौर पर नागरिक दोहरी नागरिकता रख सकते हैं, जैसा कि संयुक्त राज्य अमेरिका में होता है। यह नागरिक की जो दोहरी नागरिकता है वो रख सकते हैं, जैसे कि संयुक्त अमेरिका में इसको लागू किया गया है। लेकिन भारतीय संविधान में केवल एक ही नागरिकता का प्रावधान है। भारत में जो नागरिकता है वो सिर्फ एक ही नागरिकता का प्रावधान है। इसका अर्थ है कि प्रत्येक भारतीय भारत का नागरिक है। जो भी भारत में रहने वाला जो नागरिक है वो भारतीय नागरिक है, चाहे उसका निवास स्थान या जन्म कहीं पे भी हो। भारत का जो नागरिक है कहीं पे भी रहने वाला हो, कहीं पे भी रहता हो, यदि वो भारत देश में रहता है तो उसको भारतीय ही कहा जाएगा। उसका निवास स्थान चाहे कुछ भी हो। अगर वो कोई नागरिक किसी घटक राज्य जैसे झारखंड, उत्तरांचल, छत्तीसगढ़ का नागरिक नहीं है जिससे वह संबंधित हो सकता है, लेकिन वह भारत का नागरिक बनना रहता है। भारत के सभी नागरिक देश में कहीं भी रोजगार प्राप्त करने के हकदार है। भारत के सभी नागरिक भारत देश में कहीं पे भी वह रोजगार प्राप्त करने के अधिकार है और भारत के सभी हिस्सों में समान रूप से सभी को अधिकारों का उपयोग कर सकते हैं। भारत का संविधान इस प्रकार से बनाया गया है कि वह भारत में कहीं पे भी जाकर रोजगार प्राप्त कर सकता है और उनको समान अधिकार दिया गया है भारत में देश में रहने। यदि वो जब तक वो भारत देश में रहता है तब तक उसको बराबर का अधिकार दिया गया है और वो उन अधिकारों को उपयोग में कर सकता है या ले सकता है। संविधान भारत में जानबूझकर क्षेत्रवाद और अन्य विघटनकारी प्रवृत्तियों को खत्म करने के लिए एक नागरिकता का विकल्प चुना था। एकल नागरिकता ने निसंदेह भारत के लोगों में एकता की भावना पैदा की है। भारत का जो 15 विशेषता है वह क्या कहती है? स्वतंत्र निकाय, यानी कि भारतीय संविधान में न केवल सरकार, केंद्रीय और राज्य के विधायी, कार्यकारी और नागरिक अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है, बल्कि यह कुछ स्वतंत्र निकायों की स्थापना भी करता है। यह केवल विधायी, कार्यकारी, न्यायिक अंगों को ही सुरक्षा प्रदान नहीं करता, यह कुछ स्वतंत्र निकाय की स्थापना भी करता है। उन्हें संविधान द्वारा भारत में सरकार की लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए सेतु के रूप में परिकल्पित किया गया है। भारत के संविधान की जो 16 नंबर की विशेषता है वो क्या कहती है? भारत के संविधान आपातकालीन प्रावधान, यानी कि भारत के संविधान को इस प्रकार से भी बनाया गया है कि भारत के संविधान के निर्माताओं ने यह भी अनुमान लगाया था कि भारत देश में कभी कभी ऐसी स्थिति या परिस्थितियां भी उत्पन्न हो सकती है जब सरकार को समय की तरह नहीं चलाया जा सकता, यानी कि सामान्य समय की तरह नहीं चलाया जा सकता। यानी कि भारत के जो संविधान के जो निर्माता है उन्होंने एक ऐसी विशेषता बनाई आपातकालीन प्रावधान। उसमें ऐसा बताया कि कई बार समय ऐसा आ सकता है या उन जो सामान्य समय की तरह, यानी कि जो पहले से जो चला रहा है उसकी तरह नहीं चलाया जा सकता। ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए क्या करते हैं? संविधान में आपातकालीन प्रावधानों को विस्तार से बताया गया है। आपातकालीन प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, जैसे कोई युद्ध हो गया, बाहरी आक्रमण हो गया, सशस्त्र विरोध के कारण आपातकाल हो गया। तो इस प्रकार के प्रावधान भी इसमें किए गए हैं कि कोई युद्ध होता है तो किस प्रकार से भारत का संविधान काम करेगा, कि कोई बाहर से आक्रमण कर देता है तो किस प्रकार से भारत का संविधान काम करेगा, या कोई सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत में आपातकाल लग जाता है तो किस प्रकार से यह काम करेगा। यह अनुच्छेद 352 में दिया गया है। और दूसरा क्या कहता है? राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के उत्पन्न आपातकाल,
यानी कि भारत में जो संवैधानिक जो तंत्र है, यानी कि उनमें कोई विफलता उत्पन्न हो जाती है तो उसमें भी आपातकाल का संविधान दिया गया है, जिसमें अनुच्छेद 356 और 365 में बताया गया है। वित्तीय आपातकाल भारत के संविधान में एक विशेषता यह भी बताई गई है कि कोई वित्तीय संकटकालीन आपातकाल हो जाता है तो उसमें क्या करना चाहिए, इस प्रकार का उसमें दिया गया है। यह है अनुच्छेद 360 में दिया गया है। इन प्रावधानों को शामिल करने के पीछे तर्क संगतता, देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता, क्या क्या बताया गया, देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता और सुरक्षा, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था और संविधान की रक्षा करना है। आपातकाल के दौरान केंद्र सरकार सर्वशक्तिशाली हो जाती है। आपातकाल के दौरान क्या हो जाता है, केंद्र जो सरकार होती है वो बहुत ही शक्तिशाली हो जाती है और राज्य केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में चले जाते हैं। संघीय सामान्य समय के दौरान से एकात्मक आपातकाल के दौरान राजनीतिक व्यवस्था का इस तरह का परिवर्तन भारतीय संविधान की एक अनूठी विशेषता है। यह एक बहुत ही अनूठी व्यवस्था है कि आपातकाल के दौरान भी भारत का संविधान कैसे करता है और कैसे किया जाता है। भारत के संविधान की 17 नंबर की विशेषता क्या कहती है? भारत के संविधान की 17 नंबर की विशेषता कहती है त्रिस्तरीय सरकार, यानी कि मूल रूप से भारतीय संविधान में दोहरी राज व्यवस्था प्रदान की गई है और इसमें केंद्र और राज्य के संगठन और शक्तियों के बारे में प्रावधान थे। भारत का जो त्रिस्तरीय सरकार है उसमें दोहरी राज व्यवस्था प्रदान की गई है। इसमें केंद्र सरकार और राज्यों के संगठन और शक्तियों के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। बाद में 73वें और 74वें संविधान के संशोधन अधिनियम, भारत के बाद के जो 73वां और 74वां जो संवैधानिक संशोधन अधिनियम है 1992 में सरकार ने एक तीसरे स्तर पर अर्थात स्थानीय सरकार को जोड़ा गया है। इसमें त्रिस्तरीय इसलिए बताया गया है कि 1992 में सरकार ने एक तीसरे स्तर पर यानी कि स्थानीय सरकार को जोड़ा गया, जो दुनिया के किसी भी अन्य संविधान में नहीं पाया जाता है। दुनिया का कोई सा भी संविधान उठा के देख लो, उसमें त्रिस्तरीय स्तर का सरकार जो होती है उसमें भी इसको नहीं देखा जा सकता, इसलिए इसे दुनिया के किसी भी अन्य संविधान में नहीं पाया जाता। 1992 के 73वें संविधान अधिनियम में संविधान में एक नया भाग 9th और एक नई अनुसूची 11 जोड़कर पंचायतों, ग्रामीण स्थानीय सरकार को संवैधानिक मान्यता दी। इस प्रकार 1952 के 47वें इस प्रकार 1992 के 74वें संशोधन अधिनियम में संविधान में एक नया भाग 9th A और एक नई अनुसूची 12 जोड़कर नगर पालिकाओं, शहरी स्थानीय सरकार को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। भारत के संविधान की 18 नंबर की विशेषता क्या कहती है? भारत के संविधान के 18 नंबर की विशेषता कहती है 2011 के 97वें संविधान संशोधन, यानी कि 2011 में 97वीं बार जब भी संविधान में बदलाव किया गया, उस अधिनियम में सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और श्रद्धा और संरक्षण प्रदान किया गया। इस संदर्भ में इसमें संविधान में निम्नलिखित 3 परिवर्तन किए गए, यानी कि इसमें सहकारी समितियों के गठन के अधिकारों को मौलिक अधिकार बना दिया गया। इसमें जो सहकारी समितियाँ उनके जो गठन के जो अधिकार थे उनको क्या किया गया, मौलिक अधिकार बना दिया गया। इसमें अनुच्छेद 19 में बताया गया है। इसमें सहकारी समितियों के प्रचार पर राज्य नीति के एक नए निर्देशक सिद्धांत अनुच्छेद 43B में शामिल थे। नए निर्देशक सिद्धांत शामिल किए गए हैं।
इसमें संविधान में नया भाग 9th बी जोड़ा गया जिसका शीर्षक है सहकारी समितियां। अनुच्छेद 243 ZH से 243 ZT तक देश में सहकारी समितियां लोकतांत्रिक, पेशेवर, स्वायत्त और आर्थिक रूप से सुदृढ़ तरीके से कार्य करें और यह सुनिश्चित करने के लिए भाग 9th बी में विभिन्न प्रावधान किए गए हैं। यह बहुराज्यीय सहकारी समितियों के संबंध में संसद को और अन्य सहकारी समितियों के संबंध में उपयुक्त कानून बनाने का अधिकार देता है।